Namaskar and welcome to this special presentation. You're watching Atmanirbhar Bharat. I'm Shubhendu with my colleague Asim. Now, digitization has been a game changer, we know, for every sector, particularly during the pandemic. We have seen the transformative potential of e-marketplace in agriculture, and now government has launched eSanta, an electronic marketplace providing a platform to connect aqua farmers and buyers. And that is the theme of our discussion in Atmanirbhar Bharat today. बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंद्र। जैसा कि आपने कहा कि ये ई सैंटा एक मंच प्रदान किया गया, लेकिन पीयूष गोयल ने इसे भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन के मुकुट में एक और पंख बताया है। उन्होंने कहा कि ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद करेगा। पीयूष गोयल ने साथ ही ये भी कहा कि हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि ई सैंता बाजार विभाजन को, जो डिवीजिंग जो है, उसको समाप्त करने के लिए एक डिजिटल ब्रिज का काम है और ये बिचौलियों को खत्म करके किसानों और खरीदारों के बीच एक वैकल्पिक विपणन उपकरण के रूप में ये काम करेगा, एक टूल के रूप में काम करेगा। ये किसानों और निर्यातकों के बीच नकदी रहित, संपर्क रहित और पेपरलेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म प्रदान करके जो पारंपरिक जलीय कृषि में है उसमें क्रांति लाएगा। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम जल कृषि, जल कृषक जो हमारे भाई हैं, वो उनकी चुनौतियां क्या उनके सामने हैं और उनके समाधान के तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से हम अगले 1 घंटे में बातचीत करेंगे। We'll take forward each of the aspects that Asim mentioned about eSanta. Allow me to introduce the guests who are joining us in the program today. First, K.S. Srinivas, Chairman, Marine Products Export Development Authority, Kochi, Kerala, Ministry of Commerce and Industry. K. Shanmukha Rao, CEO, NACSA, Kakinada, Andhra Pradesh. The institution is National Centre for Sustainable Aquaculture. We also have with us Sarabpreet Singh, GM Quality Control, Devi Sea Foods Limited, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and Dr. Manoj M. Sharma, President of Allpad Aqua Farmers Primary Cooperative Society, Surat, Gujarat. A warm welcome to all our guests in the program. बिल्कुल, और शुरुआत के.एस. श्रीनिवास जी मैं आपसे करना चाहूंगा। और जैसा कि इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है और कहा जाए कि जो एक ब्रिज है, उस गैप को इस ब्रिज के जरिए पाटने की कोशिश की जाएगी, उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। जो हमारे फार्मर्स हैं, जो एक्वा फार्मर्स हैं, जो इस तरह के फिशरीज में और इस तरह के बाकी काम में लगे हुए हैं, उनके बीच में और जो मार्केट है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, उसको इस गैप के जरिए फिल करने की बात की जा रही है। कितना कारगर, कितना इफेक्टिव इस टूल को आप मानते हैं? नमस्कार, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू अस। मैं बार इंग्लिश हिंदी में बात करूंगा क्योंकि मेरा जी मिक्स करके नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं सर। पिछले साल में मैंने आंध्रा गया था, देन वो पैंडेमिक पीक में थे, वो टाइम में हमको मालूम पड़ा ये फार्मर्स के लिए मार्केटिंग करने के लिए बहुत मुश्किल आ रहा है, क्योंकि ये लोग मोस्टली दे डिपेंड ऑन मिडिल मैन। एंड मैंने हमारा एक्सपोर्टर्स उनसे भी बात किया था, उन्हें बोला है हम डायरेक्ट पहुंच नहीं जा रहा है, हमने मिडिल मैन के थ्रू ओनली वी आर गोइंग। सो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ दिस। देन एम्पेडा हैज रियलाइज्ड देयर इज अ नीड फॉर ए electronic platform so that the farmers on one hand and the exporters on the other hand, they can talk to each other directly without the need of any middleman, and it's going to be a win-win situation for both of them, क्योंकि एक तरफ हमारा किसान भाई है, वो उनको मार्केटिंग के लिए एक अच्छा इंतजाम हो जाएगा, दूसरा तरफ से हमारा एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा माल मिलने के लिए भी एक अच्छा मौका भी है ये इलेक्ट्रॉनिक संता प्रोग्राम। इसलिए हमने पिछले लगातार 1 साल से, पिछले मई महीने से हमने शुरू किया ये प्रोग्राम बनने के लिए। इसमें 1 साल ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। इसके बाद अभी कल ऑनरेबल मिनिस्टर सीएम पीयूष गोयल जी का कर कमलों से हमारा पोर्टल अभी इनाग्रेट हुआ है, and everybody is very happy. Everybody is very happy about this, and especially the farmers. And I would like to mention here, initially we are going to concentrate on our NACSA farmers. We have a society called National Center for Sustainable Aquaculture, and there are about 750 societies under this organization, and we have almost 18,000 farmers registered under NACSA, and they are contributing almost 20% of the total shrimp production in the country.
almost about 40,000 metric tons. And for them, this is a golden opportunity, a chance for getting a much better price, and also the exporters also will be able to get a very good quality product for them, because abhi international trade mein traceability is a very, very important activity. Without traceability, because the customers in the foreign countries, they are asking about traceability. They want to know ये कहाँ पैदा हुआ, कौन सा जिला में, कौन सा राज्य में, कौन सा जिला में, कौन सा जिला में, कौन सा गांव में ये पूरा पैदा हुआ, कहाँ ये पूरा प्रोसेसिंग किया इसको, उसके बाद कहाँ से ये रवाना हो गया, कौन सा पोर्ट से. So all these details, they are very, very particular, and without these details they are not able to purchase anything. So in this context, and my opinion is that this is a very big boon for both the farmers and also the exporters, and this will enhance our export potential, and we will be able to definitely improve our exports. Right. Mr. Shanmukha Rao, from the perspective of sustainable agriculture, sustainable aquaculture, if you could help us understand the milestone change that farmers invested in aquaculture are going to experience from the traditional mode of trade to this digital platform, digital mode of trade. What is this change happening? If you could simplify that for us, sir. Sir, giving this opportunity to explain about National Center for Sustainable Aquaculture, about our farmers and our activity and everything, that normally because that our farmers are very, very small farmers who is having that only 0.2 hectares to that 1 hectare maximum. These farmers are having limited land, and that even resources also very, very less. That's the reason that farmers are suffering with so many other infrastructure facilities. This is the reason that we have started this program, National that Center for Sustainable Aquaculture, with the help of NACA under FAO 2006 and 7. And that we are right now that 18,000 farmers we have, and 12,000 hectares under the control of NACA, and we are producing almost 40,000 to 50,000 metric tons that production, and it is a antibiotic free and pesticide free. All the quality controls we are going to take in the farm itself, and then we are giving to the exporters to export it. ओके हमारे साथ सरप्रीत सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, और जो कि वो जीएम हैं क्वालिटी कंट्रोल देवी सी फूड्स लिमिटेड. सरप्रीत जी, जब आज हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं, उन किसानों की बात कर रहे हैं जो इस तरह की व्यवसाय में लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने सर कई बार कहा है कि साल 2024 तक हम चाह रहे हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो $5 ट्रिलियन तक हम पहुंचाएं. मेरा आपसे सवाल है कि जब हम एक ब्लू रेवोल्यूशन की बात करते हैं, नीली क्रांति की बात करते हैं, इस नीली क्रांति में और खासकर जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, और इस तरह की चीजें जब हम कर रहे हैं, एक डिजिटल एक ब्रिज हम दे रहे हैं किसानों को और मछुआरों को, कैसे उस टारगेट को हम अचीव कर सकते हैं ब्लू रेवोल्यूशन के जरिए? धन्यवाद. Actually, the seafood industry जो है हमारा apparatus, you must be already aware it's quite fragmented, and as Mr. Shanmukha already pointed out, the land holding is very small, and the main reasons you have middlemen in between is because of accessibility of the exporters to the small farmers and vis-a-vis. So once you have this platform, probably you will have a better perspective of what material is available where, and we are also able to get integrity of the source. There is no mix-up of the product, and we are assured that it is antibiotic free. And efforts like this actually improve the perception of the country and the products. So that goes in a large way to improve demand for the products from India. Already India is among the leading suppliers of shrimp, and once the government steps in to improve the sustainability part and help small farmers, so that adds more value to our markets. And probably this platform will also help in
expanding domestic consumption of shrimp. Right. Dr. Manoj Sharma, if I can bring you into the conversation, sir. One of the things that eSanta does is that it establishes a direct contact between the farmer and the trader. Now, if you could help us understand, we were talking about the farmer's perspective, also the perspective of the trader. Traditionally, what are the challenges faced by them when there were middlemen involved in the process of trade? Now the role of the middleman has been removed and there is a direct contact. So, before and after scenario, if you could help us understand, sir. सबसे पहले तो मेरा नमस्कार सभी को और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत सरकार का और अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी और चेयरमैन एम्पेडा का कि ये बहुत ही ऐतिहासिक शुरुआत है। जैसा कि आपने पूछा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है अपने देश में, जैसा कि अभी चेयरमैन साहब ने बताया और सभी ने बताया कि लैंड होल्डिंग, जो कि आज हम 40,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं शिप का, उसके अंदर जो 1.5 लाख हेक्टर के अंदर शिप फार्मिंग हो रही है, करीब 50 से 60 हजार फार्मर है। 1 हेक्टर 2 हेक्टर के ऊपर किसी के पास ये नहीं है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि ये क्रॉप जो 120-150 दिन में रेडी होता है और पूरा सीजनल होता है, फरवरी 15 से चालू के अक्टूबर 15 तक की जिसकी हार्वेस्टिंग होती है। और ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। आंध्र प्रदेश में 70% है, गुजरात में 11% है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में। तो ये चारों तरफ जो फार्मर माल जब पकाते हैं, इसमें कई जगह पे जो वीकली रेट चेंज हो जाता है, तो थोड़ा बहुत इसमें बीच में मिडलमैन के जरिए थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन होता था, फार्मर का भाव बराबर से नहीं मिलता था। लेकिन ये बहुत ही अच्छी शुरुआत करी है अपने एम्पेडा ने कि फार्मर्स को एक ई प्लेटफॉर्म पे ले आए ताकि पता चले कि फार्मर की उपज कितनी क्वालिटी की है और उनको उस दर्जे के सामने से कितना अच्छे से भाव मिले। लेकिन ये हमको अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसका आगे चल के इसका बेनिफिट मिलता है। अभी जैसा कि नाक्सा के सोसाइटी के कुछ फार्मर्स को 18,000 फार्मरों को इसके ऊपर अभी इनरोल किया गया है। लेकिन ये मैं मानता हूं कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है। तो इसको अगर जब ब्रॉड सेक्टर में देखा जाए तो हमारे देश से जो 40,000 करोड़ का जो एक्सपोर्ट होता है, हमारा जो झींगा का उत्पादन है वो 90-95% एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। लेकिन ये जो अभी कोविड है, जो कोविड के अंदर जहां चाइना हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, यूएस हमारा 47% मार्केट है, चाइना और यूएस को आप क्लब करोगे तो 80% अपना देश से जो झींगा एक्सपोर्ट होता है वो इन्हीं 2 देशों में होता है। आज जब कोविड के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया था कि फार्मर्स का जो उत्पादन है उनको सही से भाव कैसा मिलेगा, आज ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है एम्पेडा ने और मैं चेयरमैन साहब का खास धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एम्पेडा के अंदर ही जितने भी अपने एक्सपोर्टर्स है वो एनरोल्ड है, उसी में रजिस्टर्ड है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती या इसका जो असर है वो बहुत ज्यादा ताकतवर जब भी होगा कि जब कंपलसरी सभी एक्सपोर्टर्स को इसके अंदर रजिस्टर करके उनको इसी प्लेटफॉर्म पे ज्यादा जोर दिया जाए खरीदने के लिए, तभी इस फार्मर का सबका कल्याण होगा। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं इस पे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक्वाकल्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया आत्मनिर्भर भारत में। तो इससे बड़ी आत्मनिर्भर भारत की कोई योजना नहीं हो सकती जहां बिन उपजाऊ सॉल्ट अफेक्टेड 1 हेक्टर जमीन के अंदर जब आप $30,000 का उत्पादन प्रोड्यूस कर सकते हो और 40 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दे सकते हो, तो इससे अच्छा रिसोर्सेस एग्रो बिजनेस शायद अभी फिलहाल के टाइम में नहीं है, जो कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, जो कि एक न्यूट्रिटिव फूड जनरेट करेगा, जो एक्सपोर्ट फॉरेन अर्नर भी देगा। और सबसे ज्यादा हमको ध्यान देना चाहिए कि आने वाले समय में ये सांता से मैं चेयरमैन साहब भी सुन रहे हैं कि हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है। जिस तरह से एक नारा संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, जिसने पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री का भविष्य चेंज कर दिया, तो इसी तरह से डोमेस्टिक मार्केट भी अगर से आप हमारा जो 4 से 5 किलो उत्पादन जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको अगर से हमने डबल भी कर दिया तो हमारा देश, हमारी जनता सबसे बड़ा मार्केट है। ये मैं इस माध्यम के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। और फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ चेयरमैन का, भारत सरकार का। ये फार्मर्स के लिए बहुत ही अच्छी योजना है और ये अगर से जितनी जल्दी इसकी योजना अमल करी जाए और इसका तो शायद देश का और ये छोटे मोटे मछुआरों का बहुत बड़ा कल्याण। थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन मनोज जी, मेरा सवाल ये भी आपसे होगा कि जब आपने इतने विस्तार से बताया, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं और जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए, अगर मैं अंतर्देशीय इसकी बात करूं, मत्स्य पालन की बात करूं या फिर जो समुद्री मत्स्य पालन है उनकी बात करूं, इन दोनों ही लिहाज से समुद्री में भी और अंतर्देशीय मत्स्य पालन की बात करें, किस तरह की बुनियादी जो संरचना है, अवसंरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है जिसके दम पर हम ये कह रहे हैं कि हम कम से कम 5 से 10% का जो योगदान है जीडीपी में हम वो दे सकते हैं?
सर सबसे बड़ी बात तो जो भी आज जिस परिस्थिति में जो भी फिशरीज जो डेवलपमेंट हुई है, हमको इस बात का गर्व है कि हम भारत अभी नंबर 1 श्रिम्प प्रोड्यूसर है और नंबर 1 श्रिम्प एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। आप जो इसके अंदर हमारे पास जो रिसोर्सेस है, ये जो जैसे कि हम जो पुराने जो रिसोर्सेस को कैलकुलेट करें तो हम बताते हैं कि हमारे पास 1.2 मिलियन हेक्टर है श्रिम्प फार्मिंग डेवलप करने के लिए। और अब जो इनलैंड जो सलाइन अफेक्टेड लैंड है जिसके अंदर 8.9 मिलियन हेक्टर का जो विस्तार जोड़ा गया है, तो भविष्य तो हमारे देश में हम 2 मिलियन 3 मिलियन टन की प्रोडक्शन बना सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसको हम माना जाता है कि इट इज करीब 30 से 32 लाख टन कंज्यूम कर सकता है, उस मार्केट के लिए जो एक स्टैंडर्ड वे में जिसको बोलते हैं कि नोइंग योर कंप्लीट प्रोडक्ट, जहां से ट्रेसेबल मार्केट ट्रेसेबिलिटी है, कहाँ बनता है, कौन बनाता है, किस गुड स्टॉक को यूज किया जाता है, तो हमारे जो इंटरनेशनल फूड सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से जो हमको माल तैयार करके जो बाहर भेजना है, वो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए जो 50-60 हजार फार्मर जो हमारे से जुड़े हुए हैं, उनको एक लिंक में लाके उसको एक सूत्र में उनको पिरो के, जब ये फूड सेफ्टी के हिसाब से जब माल पड़ेगा और उसको इसी तरह से प्लेटफॉर्म पे अगर से उसके साथ एक्सपोर्टर जुड़ जाएंगे, तो ये कंप्लीट वैल्यू एडेड चेन निर्माण हो जाएगी, जिससे छोटे से छोटे हर इसके अंदर के जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको पूरा फायदा मिलेगा। A to Z चेन को इसके अंदर अपने को इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। जो आज जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि मछुआरे माल कहाँ पकड़ रहे हैं हमको पता नहीं, किस डॉक पे माल उतारा जा रहा हमको पता नहीं, वो किस समय पर पकड़ा गया था, उसमें सही कोल्ड चेन मेंटेन करी थी या नहीं करी थी, ये सब जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं ई सैंटा पे इस तरह से ई प्लेटफॉर्म पे जहां हर चीज की रजिस्ट्रेशन होगा, तो एक सूत्र बनेगा और एक ट्रेसेबिलिटी प्रोग्राम बनेगा जिससे देश को और डोमेस्टिक मार्केट को और एक्सपोर्ट मार्केट को दोनों को तो बहुत फर्क पड़ता है। Right. Mr. Srinivas, if I can come to you, now we know that digitization has transformed sectors all around us, but there is also a certain training of the concerned manpower each time we have to switch a sector completely or partially to the digital ecosystem. On that front, sir, what preparations are being done, especially for our farmers engaged in aquaculture, to be able to adapt to this opportunity that has come in? Yeah. Very good question, and I would like to explain that this eSanta is a very, very user-friendly platform. And if anybody wants to use this platform, they need to register first. Only one-time registration, and that one-time registration also we have made it very simple, because most of the Naxa farmers are already registered with our MPEDA, and if they have to put that registration number, if that registration is just keyed in, then automatically the remaining all the data will be popped up from the existing database. So that way the registration for the farmer is become very, very easy. Similarly for the exporter also, most of the exporters, in fact all the exporters are registered with MPEDA. So they have a registration ID, and that ID, with that ID only they can log into the system and then they can do it. So that way, the first important point of registration is made very, very simple. And we have also made a very important things that whatever details are provided by them, like their bank accounts and their PAN details and all that, everything is verified. In the back end, everything is verified. We have an APIs taken from NSDL for PAN verification. We also taken APIs from MPEDA's own system, so that the data is perfect, there is authenticity, and there is no question of any problem. Because in this type of trade, especially through electronic trade, people feel that, okay, whether I'll get money, whether I'll get my product or not. So these are the the suspicions people have. They are the I can assure you that these two they can rely on this software. Right, and Mr. Srinivas, whatever may be that there will be some problems. So that is why we have come out with a project monitoring unit with about 4 IT professionals we have set up in Kakinada, the headquarters of Naxa, and PMU definitely will train our both the exporters and also to the farmers, and whatever help they need, we will definitely handhold them. So with that PMU, I'm sure we'll be able to provide all support to them. And Mr. Srinivas, just one point that we were also flashing on the screen, given that we're living in the time of the pandemic,
this digital platform also enables contactless, cashless, paperless transactions. So that is an additional boon given the times that we're living in. Yes, yes, you are right. And because the farmer need not go to any exporter. At the same time, exporter also need not go to any farmers. See, all the listings, the beauty in this platform is that all the farmers can give their crop listings. So he will say what is the crop he is able to get, when the crop is ready for harvesting, what is the count. I mean, count means what is the size of this prawns, and then what is the price. They will also say that, okay, I am expecting this much price, maybe 200 rupees, 250 rupees per kilo. So that way they can all put all that information. And from the exporter's point of view also, they can also see what type of products are available, what type of counts are available, the sizes are available. When suppose he needs a product in the month of July, then he would like to know when this a product is available, the harvest is available in the month of July. So that way he can also take informed decisions. That is the beauty of this system. And they need not go and then have a physical contact. But only one physical contact is compulsory. That is on the date of harvest, the exporter has to go with his vehicle to the farm, and then of course he will go and he will take the material and then go back to his processing plant. That is the only physical contact. Otherwise, everything is online. ओके सरप्रीत सिंह जी, मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से हम लगातार ये कह रहे हैं कि जो एवरेज जो ग्रोथ रेट है फिशरीज में, वो हम जान रहे हैं कि लगभग 8 से 9% के आसपास है भारत में, लेकिन जब हम एक कॉम्पिटिटर के तौर पे चाइना को देखते हैं, चाइना काफी ज्यादा हमसे आगे है, उनका ग्रोथ रेट खासकर फिशरीज में बहुत ज्यादा है। आज हम इस टॉपिक पे बात करें कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन इस पूरे सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए, इस पूरे इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए। कैसे देखते हैं इंडिया के अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को और एक कॉम्पिटिटर के तौर पे चाइना में जिस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है, ओवरऑल सिचुएशन को आप कैसे एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं? I mean, in terms of competition, we also have Ecuador and Indonesia also coming up. And one part is technology, usage of technology in the processing side, and also usage of technology in the farming side. So when you talk about the farming side, it will be more from the point of using technology for disease diagnostics, so that the farmer is able to take preventive actions earlier and prevent loss of value of crop. Annually, there is a lot of crop loss in value of crop, so that is one way we can save. And then second point is also improving the infrastructure for water management, effluent management, and then the irrigation canals or drains, which are very important for farming, the water intake and water outtake. If from the government sides, if something is there, more to manage that well, and then definitely the sustainability point will definitely go up, and we have better quality shrimp, and then disease issues also can be managed well. Because of disease like white spots and all, you have a lot of non-technical and non-tariff barriers which come in. Like China and Saudi, they have some ban on white spot disease issues, although it is not harmful to human, but they have some issues that these need to be tested. And water quality management is very important. And once you start improving your quality of the shrimp, and also the sustainability part, which is very important right now, your perception of the supplies which you export, that grows significantly, and automatically you make way for a larger market. When there is larger market, automatically your production will increase, and there are people who are ready to invest in growing production. As you have seen, from 2010 to 2020, the India shrimp exports have gone from 150,000 tons to 650,000 tons, because there is demand. So right now we are like at a plateau stage. So we need something in addition to grow further. So
steps like this and sustainability and also growing the domestic market will definitely help in managing the demand. And if there is any fluctuation in demand, there is demand locally that can absorb any price downfall for the farmers. सरप्रीत जी, आप थोड़ा पानी पी लें, मुझे लगता है कि आपके गले में थोड़ी खराश आ रही है, फिर आपकी आवाज़ ठीक से हम तक पहुंचेगी। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर शर्मा, मनोज शर्मा, आपसे है कि जब हम ग्लोबल सप्लाई चेन की बात करते हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत ही अहम रोल आज की तारीख में चाइना प्ले कर रहा है, जैसा कि हमने ये सवाल कहा कि 8 से 9% का ग्रोथ रेट हमारा है, इंडिया का है, लेकिन चाइना को बीट करने के लिए, उसके साथ कॉम्पीट करने के लिए हमें किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, किस तरह की टेक्नोलॉजी की और भी जरूरत होने वाली है? सबसे सॉरी, मैंने आपका क्वेश्चन सुना था, थोड़ा म्यूट था। मेरा सवाल सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा कि आज हम चाइना के साथ हम हमारे देश की कंपैरिजन क्यों नहीं कर सकते। आप सबसे पहले देखिए कि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन क्या है। हम करीब 5 किलो के नीचे हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन है, जबकि चाइना का सी फूड या जो भी एक्वाकल्चर प्रोडक्ट है उनका कंजम्पशन उसका 50 किलो से पर कैपिटा ज्यादा कंजम्पशन। अब चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करने से ज्यादा चाइना अपने इन हाउस बहुत ज्यादा कंजम्पशन करता है। हमारे से भी झींगा खरीदता है, दुनिया के इक्वाडोर से भी खरीदता है, वियतनाम से भी खरीदता है, खुद के डोमेस्टिक के लिए कंजम्पशन करता है। जबकि दूसरा परिवेश अब देखा जाए तो भारत सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। भारत अपना 99% जैसा शिप है, अपना डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं है। लेकिन हम अगर से इतना बड़ा पॉपुलेशन है, चाइना के बाद हमारा 130 करोड़ लोग हैं, जहां हम लाखों टन पोल्ट्री प्रोड्यूस खा जाते हैं, अंडे खा जाते हैं, चिकन खा जाते हैं, मीट खा जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक मानसिकता है कि सी फूड को बहुत या एक्वाकल्चर प्रोडक्ट को बहुत कॉस्टली माना जाता है। तो जब तक हमारे देश के अंदर हम अपने आत्मनिर्भर तभी बनेंगे जब हमारे डोमेस्टिक मार्केट इस कंजम्पशन ऑफ एक्वाटिक प्रोडक्ट्स के बारे में जो उसका हेल्थ बेनिफिट है, रेड मीट्स वर्सेस व्हाइट मीट, कहीं ना कहीं हम जागरूकता जब तक नहीं फैलाएंगे, हमारा जब तक डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, हमारे किसी भी किसान को हरदम फॉरेन एक्सपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। सो हम जब भी चाइना से कंपेयर करते हैं तो देखना चाहिए कि चाइना में कम से कम 150-200 वैरायटी के एक्वाकल्चर प्रोड्यूस फिशेस पकाए जाते हैं, लेकिन उनके डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। तो अभी जैसे मिलेनियम पॉपुलेशन है, अपने देश में धीरे धीरे इसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। एमपीडा भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है, भारत सरकार अभी नई मिनिस्ट्री बनी है, और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो 20,050 करोड़ की है, उसके अंदर मैं अभी भारत सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के एज ए फार्मर रिप्रेजेंटेटिव कि सबसे ज्यादा हमको रिसोर्सेज को ओपन करना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर से हमको किसी को कोई मीठा पानी का मछली पालन करना चाहता है, या कोई खारे पानी का झींगा पालन करना चाहता है, तो हमारे पास जो 29 स्टेट है, स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज है, लेकिन एक नेशनल पॉलिसी की जरूरत है कि किस तरह से हम इस जो अनटैप्ड पोटेंशियल है उसको किस तरह से हम एंटरप्रेन्योर्स को ओपन करें, उनको लीज पे जमीन दे ताकि वो उत्पादन को बढ़ाए। तो हमारा जो मैंडेट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का कि डबल द प्रोडक्शन, डबल द फार्मर इनकम एंड डबल द एक्सपोर्ट्स, बट दैट कैन बी ओनली अचीव्ड बाय द फाइनेंस आउटले एंड देन द रिसोर्सेज ओपन टू द कस्टमर। जब तक आप एक एंटरप्रेन्योर को, जैसे कि इस माध्यम से मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में करीब 30 एग्रीकल्चर फिशरीज कॉलेज है, जहां करीब 30 से 50 बच्चे हर कॉलेज से पास होते हैं। तो जो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उनको 5-5 हेक्टर 10-10 हेक्टर उनके चॉइस का अगर से हम उनको जमीन रिसोर्सेज दे दें, तो शायद ये बहुत ही साइंटिफिक बच्चे या साइंटिफिक स्टूडेंट्स इस फील्ड में आ जाएंगे, फार्मर बनेंगे और देश का उत्पादन डबल हो जाए। लेकिन आज भी अगर से भारत को चाइना से कंपेयर करना है तो उत्पादन में हम तभी कर सकते हैं, उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा। तो 20,050 करोड़ से करीब मैं समझता हूँ 100 करोड़ जहां हमारे पास अगर से डोमेस्टिक कैंपेन चलेगा डोमेस्टिक मार्केट के लिए, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारे देश में सबसे बड़े क्रिकेटर्स, फिल्म स्टार्स, इतने बड़े ड्रिवन फोर्स है। तो मैं चेयरमैन साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी न किसी को एक्वाकल्चर प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बना के अगर से हम हाईलाइट करेंगे तो मैं 6 महीने में आप शायद दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो जाएगी अपने। कौन हो सकता है सर आपके नजर में, कौन हो सकता है ब्रांड एम्बेसडर, बताइए। हाँ सर, मैं तो सोचता हूँ किसी को भी आप, चाहे सचिन तेंदुलकर को रोक कर लो या विराट कोहली को रोक कर लो, अगर से ये चीज डिपेंड है कि हमारे यहाँ क्रिकेट को एक पैरेलल रिलीजन माना जाता है, फिल्म इंडस्ट्री को एक पैरेलल रिलीजन माना जाता है।
जब तक हम इसको एक कैंपेन नहीं करेंगे डोमेस्टिक मार्केट का। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि एक स्लोगन संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे, इसने पूरी पोल्ट्री इंडस्ट्री की भविष्य बदल दिया। तो हमारे देश को आज सबसे ज्यादा जरूरत इस चीज की है, क्यों तो आप सोचिए कि 67% पॉपुलेशन। जी मनोज जी, जितनी क्लैरिटी के साथ आप समझा रहे हैं, मुझे लगता है आप सब एम्बेसडर्स हैं इस सेक्टर के। मनोज जी, जब आप बात करते हैं डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने की, तो कहीं पे क्या आप डोमेस्टिक सप्लाई चेन की भी बात कर रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है जो एक्वाकल्चर जो इंडस्ट्री है उसका जो प्रोड्यूस होता है उसमें फ्रेशनेस का क्वेश्चन जो है बहुत जरूरी होता है। एक तरफ फ्रोजन प्रोडक्ट्स का भी एक मार्केट है, पर जो डोमेस्टिक सप्लाई चेन है कितने कम समय में आप उसको पहुंचा सकते हैं नई मार्केट में? मैं दूरदर्शन के माध्यम से सबसे पहले तो मार्केट हमारा अपना डिफेंस है। हमारे सोल्जर्स को हम चिकन मटन खिलाते हैं, जबकि व्हाई नॉट श्रिम्प विच इज 50%। जितने भी सोल्जर्स माइनस टेम्परेचर में काम करते हैं उनके लिए तो इससे सिंपल प्रोटीन और सबसे अच्छा फूड तो हो ही नहीं सकता सर। आप कंपेयर कर सकते हो कि चिकन के कंपेयर में श्रिम्प क्या है, फिश क्या है, मटन के कंपेयर में श्रिम्प क्या है, फिश क्या है। तो ये सबसे पहले शुरुआत हम अगर से हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जहाँ नॉनवेज दिया जाता वहां श्रिम्प क्यों नहीं? जैसा कि आपने बीच में बात रह गई थी कि हमारे देश के अंदर 47% जो जनता है वो प्रोटीन डिफिशिएंसी सिंड्रोम से तकलीफ में, जबकि हमारे कश्मीर से कन्याकुमारी आप देख लो, हमारे जो खाने की जो इंग्रेडिएंट्स है वो 70% अबव इज मोर कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे देश में प्रोटीन रिच फूड की बहुत सख्त जरूरत है सर। और ये तभी जागरूकता फैलाई जा सकती है जब इसका एक नेशनल लेवल पर कैंपेन हो। हर स्टेट, जैसा एम्पेडा ने कई सालों तक, आज जो हम नंबर 1 देश के एक्सपोर्टर बने हैं थैंक्स टू एम्पेडा, बिकॉज उन्होंने इतना ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया है। लेकिन अब मैं एज ए फार्मर रिप्रेजेंटेटिव एम्पेडा से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अब समय आ गया है, खास करके कोविड के समय में जब पूरे एक्सपोर्ट्स रुक गए तो फार्मरों के ऊपर बहुत बड़ी संकट आ गया कि अब ये माल प्रोडक्शन कहाँ करेंगे और बेचेंगे कहाँ। तो सबसे बड़ा है कि आज हमको ये समस्या पता चल रही है कि हमारे आप में एक डोमेस्टिक मार्केट छुपा हुआ है सर। एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब 140 लाख टन मच्छी हमारे देश के अंदर कंज्यूम हो सकती है, तो 8 लाख टन तो सर हम एक महीने में सब चबा जाएंगे। लेकिन इसको सही मार्केट में, सही प्लेस में, बहुत सारे लोग श्रिम्प को कॉस्टली समझते हैं और फ्रोजन को फ्रेश नहीं समझते। जब आप लोकल, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोला कि ये पेरिशेबल कमोडिटी है, आपने माल निकाला और उसको आपने वेंडिंग करके लोकल फिश मार्केट में बेच दिया। जो फ्रेश मार्केट से फ्रोजन इज मच मोर बेटर इन टर्म्स ऑफ फूड सेफ्टी। तो हमको लोगों के दिमाग में ये बात बिठानी पड़ेगी कि जो फ्रोजन इज मोर फ्रेश, बिकॉज उसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने से 24 महीने तक बढ़ा जा सकती है कि उसको तुरंत आप अपने -18 डिग्री पे स्टोर करेंगे। तो जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है हमारे लोगों के दिमाग में। अगर से एक बार डोमेस्टिक मार्केट पिकअप करेगा तो मैं दावे से कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की जो मोटिव है, डबल द प्रोडक्शन, डबल द फार्मर्स इनकम एंड डबल द एक्सपोर्ट, ये 100% हम अचीव कर सकते हैं। जबकि इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे एक डोमेस्टिक ड्राइव लाने की हमको जरूरत है। Right. Mr. Shanmukha Rao, if you can come to you, sir. Now, we learnt about the manner in which consumption pattern, boosting that, spreading more awareness is crucial for the sector. How do you look at it also in the perspective of this platform, eSanta platform that we're talking about? How does that take it forward? Because we see there is a significant digital awareness today. If I have to order fish for my home, I can go to an app and place an order, do the payment and get it. So we see that digital platforms are transforming the sector. But in terms of boosting consumption and awareness, how do you see the need of the hour, sir? Sir, actually, this eSanta platform is just first time in India that we have started through Empedu and with the help of the Ministry of Commerce and Industry. And this is actually that we have started just as a new concept idea between the farmers and exporters, but we can expand to the that even the common public, they can order and they can get the product directly through this that eSanta. This is the what still we have not started this aspect, but that we are going to start this aspect, and any that domestic person can order and they can get it. Such a way this eSanta can be broad line way that we can bring it, and that Empedu play the pivot role, such a pivotal role that it can be brought to this eSanta such a level, and definitely that many people will get the opportunities
to get the fresh that frozen shrimp or whatever may be fish, or even that yesterday that honorable that Minister Sahab telling that if anybody is catching fish inside the sea, that even he can send the photo, then that immediately it can be marketed through eSanta such a level that we can make it such a way, and definitely that we will tie up with many officers and that who are actually that involved in this activity. Those people directly they can come to the platform and they can sell their product directly without any contact of that any officials or any organization. This is the platform that we have made it, and definitely this platform is growing such a way, and not only that export market and even domestic market also that we can do it, and the consumption also can be increased like anything. And moreover that many schools like that school every day that we are giving the meal to the children, and if entire that national level we are giving this program, and that even that jails are there, and even school that people are having hostels, that directly we can give this product to them. And then yes, that Mr. Manoj Sharma told that we can improve the nutrition level of the children, and definitely that coming a year that definitely our that Indian population will have that more intelligence. ओके डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल अब आपसे ये है, और मैं तो आपको बधाई देना चाहूंगा कि आप जिस विस्तार से हमें समझाते हैं उससे हमारे दर्शकों को काफी फायदा हो रहा होगा, वो समझ पा रहे होंगे। मेरा सवाल, अगला सवाल यही है कि देखिए अभी एक रिपोर्ट आई है FAO की तरफ से, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसमें शर्मा जी ये कहा जा रहा है कि 90% जो मत्स्य संपदा है समुद्र की वो अब खत्म हो चुकी है, उसका पूर्ण तरीके से दोहन हो चुका है। उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि अब एक बार फिर से रिविजिट करने की जरूरत है आपके उन पॉलिसीज को, खासकर समुद्र को लेकर। मेरा सवाल यह है कि जब FAO की रिपोर्ट कह रही है कि 90% खत्म हो चुके हैं, एक बार फिर से हमें अपने ही डोमेस्टिक जो अंतर्देशीय जो हमारे जल संसाधन है उस पर फिर से ध्यान देने की जरूरत है क्या? सर, हमने कई सालों से देखा है कि जब भी एक्वाकल्चर की तरफ हमने जब ध्यान दिया है तो हमने इसी तरह ध्यान दिया है कि जो डिमिनिशिंग ट्रेंड है, जो समंदर की तरफ जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पहले क्या था कि कोई भी गया समंदर में जहाज लेके गया और हर टाइप की जो भी मच्छी मिली वो जब भी उन्होंने देखा ही नहीं कि कोई उसमें रिस्पॉन्सिबल रूल्स थे नहीं। आज जो भी था वो पकड़ के, लेकिन फिर भी भारत सरकार के तरफ से, स्टेट फिशरीज के डिपार्टमेंट की तरफ से जून जुलाई अगस्त में जो ब्रीडिंग सीजन में जो बैन हुआ उसके बाद थोड़ा फिर से रिवाइवल चालू हो गया। लेकिन मैंने एक कॉन्फ्रेंस में, एक यूरोप के कॉन्फ्रेंस में एक बहुत अच्छा टॉपिक था कि 2050 के बाद जो 10 बिलियन पॉपुलेशन इस विश्व का होगा, तो ऐसा कौन सा माध्यम है कि जो इस ग्रोइंग पॉपुलेशन खिला सकता है। तो मैं ये मानता हूं कि ऑन द फेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जहां लोग माना जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि पानी बढ़ेगा, पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो हम बहुत खुशकिस्मत लोग, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत फार्मर मानता हूं कि जब पानी एज ए नेगेटिव सोर्स बढ़ेगा तो हमारे पास आर्ट एंड साइंस है कि उससे हम समुद्री या जल वनस्पति या फिश, प्रॉन सब हम पका सकते हैं। तो हमारे देश को सबसे ज्यादा फोकस ये करना चाहिए कि इतना बड़ा ग्रोइंग पॉपुलेशन है समुद्र में। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि धीरे धीरे वहां पर पूरा डिक्लाइन हो गया। अगर से हमने पूरी रिवाइवल स्कीम को भी लाया तो समंदर का उत्पादन स्टेबलाइज होने को करीब 8 से 10 साल लगेगा। लेकिन तब तक अगर से हमने हमारे जो अनटैप्ड रिसोर्सेस है, हमारे पास भारत के अंदर 2 लाख किलोमीटर से ज्यादा रिवर्स है, 3.5 मिलियन हेक्टेयर लेक्स एंड रिजर्वायर्स है, और 8.9 मिलियन हेक्टेयर इनलैंड सैलाइन एरियाज है जहां पर समुद्री मच्छी और झींगा का उत्पादन हम कर सकते हैं। So this is where we have to focus more, and then parallelly also we have to think about reviving our capture fisheries by observing the responsible principles as suggested by FAO. तो वो एक रिवाइवल प्लान है जिसको समय लगेगा, लेकिन जो हमारा अनटैप्ड रिसोर्सेस है, जो हमारे देश के अंदर जो हजारों लाखों हेक्टेयर लेक्स रिजर्वायर्स है, उसको अगर से हम किस तरह से पॉलिसी में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर उसको किस तरह से एक अन्न उत्पादन के क्षेत्र की तरफ बढ़ा जाएगा। खास करके बहुत से लोगों को, जो लोग हम वेजिटेरियन हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन के अंदर भी कई सारे ऐसे एक्वावीड्स है जो पालक या मेथी या कई अदर ग्रीन वेजिटेबल से कहीं ज्यादा पावरफुल है। उसके ऊपर भी भारत सरकार ने बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है, खास करके तमिलनाडु कोस्ट में। तो कहीं ना कहीं हमको
जितने भी रिसोर्सेस है और जितने भी अवेलेबल फूड प्रोडक्शन की स्कीम को लागू कर सकते हैं, तो हमको एक एनवायरमेंट फ्रेंडली काम के ऊपर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। तभी तभी हम एक आत्मनिर्भर सी फूड या एक्वाकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर हम ध्यान दे सकते हैं। नहीं डॉक्टर शर्मा, मेरा सवाल इसी में एक कनेक्टिंग ये होगा कि जब हम भारत सरकार की ये कोशिश है कि इनलैंड वाटरवेज जो है उस पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है, उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ जो वैज्ञानिक हैं उनका ये एप्रीहेंशन है कि इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट में से जो एक्वेटिक हमारी जो संपदा है, जो रिसोर्सेज हैं, उस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। मैं खासकर फिशरीज के संदर्भ में आपसे जानना चाह रहा था, चूंकि आप इसके जानकार हैं, आप प्रेसिडेंट भी हैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, अगर से हम सभी नदी नालों को अगर से हम जोड़ के वाटरवेज बनाएंगे तो डेफिनेटली जो लोकल हैबिटेट जो फिशरीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि हमारे गुजरात की नर्मदा तापी मैक्रोबैक्टीरियम रोजनबर्गी के लिए बहुत फेमस है। तो आप अगर से नर्मदा तापी को आप जोड़ दोगे तो हो सकता है कि यहाँ की स्पीसीज वो पानी में जाए और वहां की स्पीसीज ये पानी में आए। तो इससे मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा या नुकसान होगा। हो सकता है कि जहां आज जैसे कि नर्मदा का डैम बन गया और हमारे तापी रिवर पे डैम बन गया, तो जो फ्रेश वाटर प्रॉन समंदर की तरफ जाता था खारे पानी में प्रजनन करने के लिए, साथ वो फिशरीज डिक्लाइन हो गई है डैम बनने की वजह से। हो सकता है कि अदर वे अगर से उसको एक अलग रास्ता मिल जाएगा कि नर्मदा से जुड़ के समंदर की तरफ जाने का, तो इंस्टेड ऑफ डिमिनिशिंग हो सकता है कई स्पीशीज रिवाइव कर जाएंगे एक दूसरे के नदी नालों से कनेक्शन होने से। तो कई नदियां सूख जाती है 6-6 महीने के लिए, कई चीजें पेरिनियल होती है। तो इसका अगर से हम निगेटिव इफेक्ट दिखने से सामने कम से कम हम पॉजिटिव भी देख सकते हैं कि जो रिवर्स के अंदर नेचुरल डिमिनिशिंग हो गए, वहां का जो ब्रीडिंग सीजन खत्म हो गया, उनके पानी के अभाव से जहाँ की जो क्या बोले विलुप्त हो रहे हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गई है, हो सकता है सब वो रिवाइव हो जाए। तो हमारे देश के अंदर हमारा इंडिजियस फ्लोरा फौना कभी नुकसान नहीं कर सकता जब तक कि हम कोई फॉरेन के नदी नालों को हमारे सिस्टम में जोड़ के एक्सोटिक स्पीसीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। जब तक हमारे देश की का अगर से कश्मीर का एप्पल अगर से कन्याकुमारी में पकाते हैं तो वो कोई एक्सोटिक स्पीसीज नहीं कहलाते। इसीलिए अगर से हमारे देश के नदी नाले वाटरवे जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि जो डिमिनिश जो एकदम खत्म होने के कगार पे जो स्पीसीज है उसका शायद एक रिवाइवल हो जाएगा और वो एक नया बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मैं पॉजिटिव वे में सोचता हूं। Right. Mr. Srinivas, if you can talk about the portal for a moment, the manner in which it's going to impart and transform aquaculture for the farmers. Now, part of the reason why the traditional system was seen at times as exploitative with the presence of middlemen were that the dealings were not very clear, very transparent. Sometimes it happened through word of mouth, the payments, the deals that happened between the two parties. But the digital platform by its very nature makes a lot of things transparent and also legally binding. So do you think that could be an important aspect too to highlight? Yeah, you are right to a great extent because before answering that question, I would like to clarify certain things. See, this is basically meant for providing the marketing opportunity to our farmers. So these farmers, as rightly pointed out by Dr. Manoj Sharma, there is no domestic market here. So they have to sell it to some exporter who can make some processing, and then he will freeze the products and then he will supply to foreign countries. So there is no in the absence of a domestic market. So the dependence on the exporters is there, and that is why we have made this as a B2B, the business to business platform, but it's not a B2C. It's not a business to customer platform. That is why immediately we may not be able to cater to the needs of individual customers right now. But once the B2B platform becomes successful, I'm sure we will be venturing into the B2C area also, and then maybe another year or so we will be able to do that. That is one thing we need to do that. And आज Sharma ji kitna mudda he has given, so many muddas. So I'm really happy to because the captured fisheries, समुद्र का उत्पादन बहुत कम हो रहा है, उनका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, तो अभी हमारा फ्यूचर ओनली ऑन एक्वाकल्चर में है। इसलिए हमारा 3 मंत्र है एक्वाकल्चर में इंप्रूव करने के लिए। पहले
we are having around 1.5 lakh hectares of land in which the aquaculture is happening in the country, roughly. So this 1.5 lakh hectares, but we have identified almost 5 lakh hectares. 5 lakh hectares of land in the country is suitable for aquaculture. But unfortunately, we are not able to extend this area under aquaculture more than 1.5 lakh hectares. So what is important is the first mantra is that we need to expand this aquaculture into more and more areas, maybe to another 1 lakh hectares of area. And then Manoj Sharma ji is from Gujarat itself. Gujarat, so many places we have identified almost 25,000 hectare ka jagah from Gujarat itself. The salt paints are there available. So usse humko mil gaya to we can increase the production. Similarly, the Andhra Pradesh, the brackish water, brackish areas, and then Odisha, West Bengal, Tamil Nadu, and parts of Kerala and Karnataka also. Some more areas can be identified. And then the state governments have a major role in doing this. They have to identify. We have already identified. They can only give permission. They can only give land lease permissions and then water lease permissions. If these permissions are available, I'm sure we can increase the water, the area under aquaculture to more than 1.5 lakh hectares. That is the first mantra. Second mantra, we are only depending on one jinka. Only one zinga is there, and then one zinga that is called vanamai in the tradition, in the technical term. With one vanamai, we won't be able to expand to a much higher levels. So we have to. There is a need for introducing more and more species, more and more diversified species. Like tilapia, tilapia can be introduced in a big way, like what Sharma ji has said, that in so many talab hai hamara paas, so many rivers, reservoirs, Narmada, etc. See, in all these places we can introduce different varieties of species like tilapia, like other sea bass and all that. These are all can be introduced. Then this is the second mantra. The third mantra is, right now we have only 5 metric tons per hectare is the productivity. This productivity is very low compared to some of the foreign countries. So we have to enhance the productivity from 5 metric tons to at least to 8 metric tons. So this is the third mantra. So if we can have these three the activities, if all our energies are concentrated on achieving these three activities, I'm sure we will be definitely able to enhance the production, enhance the exports, enhance the income of the farmers. So I think we are all working for this, and then I'm sure the Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana has been launched very recently. All state governments also coming forward to take advantage of this scheme, and then a lot of funds are also available. More than 20,000 crores fund is also available on the scheme. So if all these things, I'm sure in the next 3-4 years, there will be a revolution, and there will be a blue revolution in the country, and then the production will definitely increase. Absolutely important food for thought, Mr. Srinivas, you've shared. Sarapreet ji, if I can come to you, in terms of quality control, even while we're looking at digitization transforming the sector, what are the key concerns that in brief you could highlight looking ahead for the sector? Yeah, I mean, the main challenge facing the industry now is usage of antibiotics in the products, and which is probably leading to some rejections in the export markets. And having a transparent system where it is monitored by NAFSA, there is at least we can know that the shrimp have been farmed in a manner in which there are no chemicals or antibiotics have been used. That is one part. And then second is the legality part. We know from it's coming from a sound source. And the third part is visibility in the supply chain. Traceability is an important part of our quality assurance. And third part is once you have middlemen involved, then there is chance of product getting mixed and then getting delayed. And the quality, there's a lot of quality loss during transportation. So once you have direct access with the farmers, you are assured that you get the right material, and there is no mixing of source. The source integrity is maintained, and you can, as soon as the harvest is done, you can get it straight to the processing plant. चलिए, समय आज इस प्रोग्राम में इतना ही है। हम अपने तमाम जो हमारे गेस्ट जुड़े हैं उनका हम थैंक्स करना चाहेंगे। के श्रीनिवास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। के षणमुखम राव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
सरप्रीत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और डॉक्टर मनोज शर्मा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों मेहमानों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के इस आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारे सहयोगी शुभेंदु और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।